हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम पोइट्री सेक्शन से हमने पढ़ा द 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, और उस पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा। और सबसे पहले वर्ड्स की जो मीनिंग थी उस मीनिंग्स को बताया गया, एक्सप्लेनेशन हुआ, और क्वेश्चंस जो भी थे उनके आंसर भी आपको लिखाए। पोइट्री सेक्शन का हमारा ये लास्ट पार्ट है। आज हम लेसन नंबर 16 द स्नेयर, इसका वर्ड्स को, जो भी इसके वर्ड्स है वो भी आपको उसके मीनिंग बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा। क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो नेक्स्ट में हम लेंगे। तो इसलिए पार्ट फर्स्ट लिखा है, क्योंकि इसकी जो भी वर्ड्स मीनिंग आदि है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द स्नेयर, स्नेयर होता है जाल, नेट, नूज, जिसको हम फंदा बोलते हैं। उस जाल का जो किस प्रकार से वर्णन किया है बाय जेम्स स्टीफन्स ने। जेम्स स्टीफन ने बताया है कि किस प्रकार से स्नेयर मीन जाल, जाल के अंदर एक खरगोश। इस कविता में विशेषता जो भी चीज़ है उसको मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से ये चीज़ है। पहले तो आप ध्यान दें कि बाय जेम्स स्टीफन्स, कि इसको जेम्स स्टीफन द्वारा इसको कंपोज किया गया है। स्नेयर, स्नेयर होता है जाल, नेट, नूज, ठीक है। इसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, तो इसमें जाल जो होता है, ये जो नेट है, इस टाइप का जाल, जिसको स्नेयर मीन्स नूज, ट्रैप, एक प्रकार का नेट, एक प्रकार का फंदा। उसके अंदर कौन फंसा हुआ है? रैबिट, हेयर भी बोलते हैं इसको, खरगोश। तो किस प्रकार से खरगोश फंस गया है उसका वर्णन कवि जेम्स स्टीफन यहां पर कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जब शिकारी जो हंटर होते हैं, किसी जीव को, किसी प्राणी को जब पकड़ते हैं, उनका लक्ष्य उनको मारना होता है। तो कवि ये चाहता है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहता है? वो देना चाहता है मैसेज किसका? कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी जंगली जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण, इस पर कवि महत्व देना चाहता है, उसकी बात कर रहा है। वो मैसेज हमारे को दे रहा है कि हमारे को जो भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। इस कविता में एक खरगोश होता है जो कि उसका जो पंजा है, पा, तो फुट ऑफ द एनी एनिमल विथ नेल्स, जो पा पंजा होता है वो, तो वो पंजा किसी नूज में, नेट में, किसी फंदे में, जाल में फंस गया है। और फंसे होने के कारण वो क्या कर रहा है? क्राइंग फॉर हेल्प, जोर से चिल्ला रहा है। और उसकी चिल्लाहट से मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, आसपास का जो एवरीथिंग मीन्स यहाँ पर एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है, आसपास का वातावरण है, उसको कैसा बना दिया है? एफ्रेड, भयभीत बना दिया। फ्राइटन एयर, बहुत ही डरावना, भयभीत हो गया है। क्योंकि आप देखते हैं जब जिस प्रकार से एक मोर जो होता है रात्रिकालीन चिल्लाता है किसी कारणवश, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, कई बार क्या होता है वो
टाइगर आदि की जो उपस्थिति होती है तो मोर को पता चल जाती है, वो चिल्लाता है, एक को चिल्लाता, वो इन्फॉर्मेशन एक प्रकार से दूसरों को देता है, सभी चिल्ला पड़ते, पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है। उसी प्रकार से ये खरगोश जो है, ये जब जाल में फंसा है तो ये चिल्ला रहा है और चिल्लाने के कारण आसपास का वातावरण जो है बहुत ही डरावना हो गया है। कवि कहता है, जेम्स स्टीफन कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उसकी तलाश कर रहा हूं। क्यों तलाश कर रहा है? फॉर एड, फॉर हेल्प। रैबिट वांटेड हेल्प एंड पोइट वांटेड टू हेल्प हिम, कि जो खरगोश है वो सहायता चाहता है कि कोई उसकी हेल्प करे, उसको इस फंदे से छुड़ाए, निकलवाए उसमें से, ट्रैप से, जाल से बाहर निकाले, और कवि उसकी हेल्प करना चाहता था। तो वो उसको सर्च करता है, लुकिंग फॉर, तलाश करता है उसकी, लेकिन अनेबल टू फाइंड, अनेबल टू लोकेट, कि वो कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, इसका पता लगाने में कवि असमर्थ रहता है। तो यहाँ पर जो पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति हमारी जो भी एक प्रकार से सिंपैथी होनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको कंजर्व करें, उनकी प्रोटेक्शन करें, उसको लेकर के कवि ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा है। जिस प्रकार से हम वर्तमान में देखते हैं, एक तो फाइटर प्लेन आदि होते हैं, उनके कारण बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं, और दूसरा ये तो यहाँ पे नेट ये वाला हो गया जाल के रूप में, लेकिन वर्तमान में जो मोबाइल टॉवर्स का जो नेट है, वो जो अल्ट्रारेड रेज है, किरणें हैं, वो वास्तव में इस वाइल्ड लाइफ को, जिसमें बर्ड्स और एनिमल सभी, इनके जीवन को बहुत अधिक दुष्प्रभावित किया है। हजारों पक्षी है वो इस रूप में मर रहे हैं इस मोबाइल टॉवर्स आदि के कारण। वो भी एक प्रकार का जाल, उन्होंने भी एक अल्ट्रारेड किरणों का जाल बिछा दिया है, और उन किरणों के जाल से क्या हो रहा है कि पक्षी मर रहे हैं। तो हमारे को सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इन पक्षियों को बचाया जाए। कवि का भी मैसेज है, ही शोज हिज सेंसिटिविटी, हिज सिंपैथी टुवर्ड्स द एनिमल्स। कवि यहाँ पर अपनी संवेदनशीलता, अपनी सहानुभूति, समानुभूति एक प्रकार से उस जानवरों के प्रति व्यक्त कर रहा है, और हमारे को मैसेज दे रहा है कि हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसमें खरगोश है, जाल में फंस जाता है, हेल्प के लिए चिल्लाता है, कवि उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन आसपास का वातावरण तो डरावना बन गया है, लेकिन कवि को ये पता लगाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, वो असमर्थ रहता है कि आखिर खरगोश है कहाँ। हालांकि उसकी वॉइस से, उसकी क्राई से उसको पता लग रहा है कि है तो रैबिट। उसको कैसे पता चला कि रैबिट है? तो उसकी आवाज़ से उसको पता चला, उसकी क्राई से, उसकी वॉइस से पता चला कि है तो रैबिट, इस प्रकार से जाल में फंसा हुआ है। बढ़ते हैं हम आगे। अबाउट द पोइट, पहले लेते हैं कवि के बारे में, जेम्स स्टीफन के बारे में। जेम्स स्टीफन्स ग्रू अप, यानी उनका ब्रॉट अप, पालन पोषण, बड़े हुए कहाँ पर? इन द स्लम्स। स्लम्स होती गंदी बस्ती, गंदी बस्ती जो होती है एक प्रकार से, जिसको क्या कहें, झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी जो होती है ना, ये अपने दिल्ली में इसको लेकर के काफ़ी है। एंड वर्कड, तो डबलिन में झुग्गी झोपड़ी में एक प्रकार से उनका जन्म हुआ, और उन्होंने कैसे काम किया? एज स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर जो टाइपिंग आदि का काम करते हैं, जो कोर्ट आदि में भी होते हैं, आप देखते हैं स्टेनो को थोड़ा डिफरेंट टाइप का काम होता है। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज, ड्यूरिंग यानी दौरान, अर्ली यानी शुरुआती, जीवन के शुरुआती वर्षों में, उस एज में उन्होंने स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया और डबलिन में जन्मे थे। लेटर, बाद में, लेटर यानी बाद में, ही सर्व्ड, उन्होंने सेवा दी, कार्य किया, फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। तो उन्होंने एक प्रकार से क्यूरेटर, असिस्टेंट, सहायक क्यूरेटर का काम किया डबलिन में। ये कोर्ट के अंदर भी कार्य होता है क्यूरेटर का, और जैसे आप कभी क्रिकेट में सुनते होंगे पिच क्यूरेटर, जो उसकी जांच आदि का कार्य करता है।
तो ये भी डबलिन में ही कार्य हुआ इनके द्वारा। ही हैड डीप इंटरेस्ट, उनकी गहन रुचि थी, गहन रुचि, गहरी रुचि किसमें? इन गैलिक आर्ट। गैलिक आर्ट क्या होती है? जो आयरलैंड का जो एरिया है वहां पर एक कला का प्रकार होता है जो गैलिक आर्ट कहलाती है, तो उसको लेकर के, तो उसमें उनकी काफी रुचि थी गैलिक आर्ट में। जैसे हमारे अजरक प्रिंट, तो नाम है अजरक, उसी प्रकार से गैलिक नाम है उनके। इस प्रकार की कला थी, उस कला में उनकी काफी रुचि थी। लीजेंड्स, जितनी भी पौराणिक कथाएं, पौराणिक कहानियां, पौराणिक कथाएं आदि जो है उसके अंदर, लिटरेचर, साहित्य, कल्चर, संस्कृति, इन सब में इनकी काफी गहन रुचि थी। किसकी? जेम्स स्टीफंस की। इन्होंने काफी रुचि दिखाई उसमें, और यहाँ पर तो उन्होंने जो भी अपनी सेंसिटिविटी दिखाई है किसके प्रति? एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन के प्रति। तो ये तो उनके जीवन से संबंधित कि डबलिन में जन्मे, स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ी एरिया था, सामान्य सा एरिया, उसमें उनका जन्म हुआ। शुरुआत में उन्होंने स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया, बाद में वो असिस्टेंट क्यूरेटर भी रहे डबलिन में, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी गहरी रुचि दिखाई गैलिक आर्ट, लीजेंड्स, लिटरेचर, साहित्य, संस्कृति, सभी में। अबाउट द पोयम, कविता के बारे में। इस कविता में मैसेज क्या दिया है? द पोएम डेपिक्ट्स, यानी वर्णन करती है, वर्णन करती है रैबिट यानी खरगोश, इन स्नेयर, स्नेयर मतलब जो नेट के अंदर, नूज, ट्रैप, जाल, क्राइंग आउट ऑफ पेन, पेन यानी दर्द, कि एक जाल के अंदर फंसा हुआ खरगोश दर्द से कराहता है, चिल्लाता है। द पोइट, कवि जो है, कैन रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, द वॉइस यानी आवाज, ऑफ द रैबिट विथ हिज पॉ, पॉ यानी पंजा, इनटू द स्नेयर यानी नेट। यानी कवि को पता है कि रैबिट है वो, उसकी आवाज है, उसने पहचान तो लिया है कि है तो रैबिट, इसलिए आवाज आ रही है, और उसका जो पंजा है वो फंसा हुआ है उस स्नेयर में। द पोइट डेपिक्ट्स, कवि वर्णन करता है, द सिचुएशन यानी स्थिति, स्थिति का, विथ इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, इमेजिंग यानी कल्पनाशीलता, कल्पना के माध्यम से, एंड सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण, एटीट्यूड यानी उसका एक प्रकार से मनोदशा, मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, उनकी जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति जो है किसके प्रति? जानवरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कल्पनाशीलता करते हुए उन्होंने जानवरों की स्थिति के बारे में, उस खरगोश की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा है, उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड, यानी कवि ने क्या किया है कि जो भी कविता लिखी है उसमें उसकी जो लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन, प्रत्येक स्टेंजा की लास्ट लाइन को नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बनाया है, तो इसको रिपीट किया है, दोहरान किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट 3 स्टेंजाज, पहले 3 स्टेंजा जो है आर रिटर्न इन आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे हैं। फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन, फोर्थ लाइन मैच करते हुए लास्ट में किस टाइप से, आगे मैं बताऊंगा आपको। विथ स्ट्रेस, जिसमें उन्होंने थोड़ा जोर देकर के स्ट्रेस देते हुए एट द एंड, अंत में, बट दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा, लेकिन लास्ट स्टेंजा में ये हुआ नहीं है, 3 स्टेंजा में हुआ है, चौथे स्टेंजा में ये इस प्रकार से काम नहीं किया है, उन्होंने थोड़ा उस अलग प्रकार से चले हैं, तो उसको लेकर के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता दिया है कि कवि ने कल्पनाशीलता के माध्यम से जानवरों के प्रति सिंपैथी, अपनी जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण एक प्रकार से अभिवृत्ति बताई है यहाँ पे कि हमें जानवरों के प्रति
एक प्रकार से सहानुभूति, दया भावना, संवेदनशीलता दर्शानी चाहिए, रखनी चाहिए, उनकी सुरक्षा संरक्षण करना चाहिए। ये कवि का मैसेज है इस कविता में। तो ये अबाउट द पोएम, कविता के बारे में इसमें जनरली हो गया, जिसको लेकर के हमने बहुत सामान्य सी, बड़ी इतनी पोएम नहीं है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पोएम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले वर्ड्स जो दिए थे उसको लेकर के मैं बता देता हूं आपको कि एक तो मैंने दिया था अपर्याप्त, इनएडिकेट, अनियमित, उसके लिए इर्रेगुलर। ये तो जो वर्ड्स हमने दिए थे, और इसके अलावा जो थे उसमें एक था डियर यानी प्रिय, दूसरा था डेयर यानी हिम्मत या साहस, एक था डियर यानी हिरण। ये शब्द थे, आज के लिए जो होंगे वो लास्ट में देखेंगे। तो इसमें देखिए, पहले जो भी पोएम है, पोएम को हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद में वर्ड्स मीनिंग, जो भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग बताऊंगा, और उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पूर्ण रूप से ध्यान दें, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। कविता बिल्कुल एक बार में ही आप अच्छी तरह से समझ रहे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। द स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल, फंदा एक प्रकार से। कवि क्या कहता है? कवि कहता है, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन द स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, कि कहां से है। बट देखिए वो लास्ट लाइन थी, वापस देख लीजिए लास्ट लाइन के, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर he is calling out for aid. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. नेक्स्ट स्टेंजा बना दिया, देखो इसमें मेकिंग एवरीथिंग afraid, ये लास्ट में था, वापस नेक्स्ट के अंदर फर्स्ट लाइन आ गई। मेकिंग एवरीथिंग afraid, wrinkling up his little face, he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. कवि कह रहा है कि मैं आपकी तलाश में, तुम्हारी तलाश सब जगह कर रहा हूं। ये तो इसका हमने रीड आउट किया इसको। हियर का अर्थ यहां सुनने से है, लिसन, हियर लिसन सुनना, ध्यान देना है। सडन अचानक से, क्विक, क्राई एक प्रकार से चिल्लाहट, रोने की आवाज, पेन यानी दर्द, देयर यानी वहां क्योंकि कवि से दूर है, रैबिट खरगोश, इन्हें स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल हो गया, जिसको लेकर के आपको नेट वगैरह बता दिया, नेट, नूज, ट्रैप। नाउ अब, आई यानी मैं, आई कौन है? कवि। आई हियर सुनता हूं, द क्राई यानी वो आवाज, अगेन यानी दोबारा। बट किंतु, लेकिन, आई यानी मैं, कैनॉट बता नहीं सकता, कैनॉट टेल यानी बताना, टेल यानी बताना, और कैनॉट सकता नहीं, सकता नहीं यानी बता नहीं सकता, बता नहीं सकता। फ्रॉम वेयर, वेयर यानी जहां से, जहां और कहां दोनों अर्थ होते हैं। फ्रॉम यानी से,
आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, तो हियर सुनना, सडन क्राई यहाँ पे, और सडन यानी अचानक, क्राई यानी चिल्लाहट, पेन यानी दर्द, देर यानी वहाँ, रैबिट खरगोश, स्नेयर जाल में है। नाउ अब, आई में हियर सुनता हूँ, क्राई वह रोने की आवाज़, अगेन यानी दोबारा, बट किंतु लेकिन, आई कैनॉट टेल बता नहीं सकता, फ्रॉम यानी कहाँ से, फ्रॉम से, वेयर यानी कहाँ, कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, पहले वर्ड्स की मीनिंग, बट किंतु लेकिन, आई कैनॉट टेल फ्रॉम, ये लास्ट जो लाइन थी उसको यहाँ रिपीट किया गया। ही इज कॉलिंग, कॉलिंग यानी कॉलिंग आउट, पुकारना, कॉलिंग आउट पुकारना किसके लिए, एड यानी हेल्प, एड का अर्थ ध्यान रखना, हेल्प यानी सहायता, कहते हैं ना फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता, उसी प्रकार से। क्राइंग यानी चिल्ला रहा, ऑन द फ्राइटन एयर, डरावना, फ्राइटन डरावना, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल, फियरफुल, डरावना वातावरण हो गया। एयर का अर्थ यहाँ एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग जो है। मेकिंग यानी बना रहा, एक प्रकार से मेकिंग बना रहा, कर रहा। एवरीथिंग सब कुछ, यानी आसपास में जो भी है सब कुछ, उसको एफ्रेड यानी भयभीत, फियरफुल कर रहा है उसको। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग विथ पेन, दर्द से सिकुड़ जाना, लिटिल फेस छोटा सा चेहरा, उसका छोटा सा चेहरा, मुंह। एज ही क्राई, जैसे ही वह चिल्लाता, ही का प्रयोग यहां पे रैबिट के लिए हुआ है। अगेन यानी दोबारा, फॉर एड, एड यानी हेल्प, एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, फाइंड यानी पाना, पता लगाना, प्लेस उसको मैं अनेबल टू लोकेट, क्या कह सकते हैं हम, अनेबल टू लोकेट, पता लगाने में असमर्थ। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉ मीन्स पंजा, इज इन द स्नेयर जो जाल में है, जो भी नेल्स आदि जो होते हैं, फुट जो होता है, फुट का जो हिस्सा पैर का वो, लिटिल वन, हे छोटे से प्राणी, लिटिल वन, हे छोटे से प्राणी, लिटिल वन, ओ लिटिल वन यानी हे छोटे से प्राणी, उस क्रिएचर के लिए, कौन है, रैबिट। आई एम सर्चिंग, एक प्रकार से फाइंड आउट, लुकिंग फॉर, तलाश करना, खोजना, एवरीवेयर चारों ओर। ये वर्ड्स की मीनिंग हो गई। वापस देख लीजिए, हम बढ़ते हैं यहां से। अब इसमें इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं किस टाइप से। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, कवि कहता है, कौन, जेम्स स्टीफन्स कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अचानक ही मैं दर्द से भरी हुई आवाज सुनता हूं, अचानक ही मैं दर्द से भरी हुई आवाज सुनता हूं। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, एक आवाज से पता चला कि कौन है, खरगोश है, रैबिट है, कहां पर है, इन स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल, कि जाल में, फंदे में कहीं खरगोश फंस गया है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, उसके रोने की चिल्लाहट की आवाज दोबारा मैं सुनता हूं, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आवाज कहां से आ रही। ये उसमें सामान्य सा अर्थ, कवि कहता है, कवि को खरगोश की आवाज सुनाई देती है, आवाज से पता चला कि आवाज किसकी है, खरगोश की है, और दोबारा आवाज उसको सुनाई, रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो तलाश भी करता है, लेकिन कहता है अनेबल टू फाइंड, मैं उसको पता लगाने में असमर्थ हूं, लोकेट करने में असमर्थ हूं।
बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे ऐसे था, ये जैसे पेन, तो यहां पे अगेन, यहां स्नियर या वेयर। तो पहली और तीसरी लाइन, दूसरी और चौथी लाइन का अंतिम वो जो वर्ड है वो मैच करता हुआ, तो इसलिए टेट्रामीटर में लिखा। और लास्ट लाइन को वापस रिपीट किया यहां पे। उसकी लास्ट लाइन क्या थी? बट आई कैन नॉट फाइंड टेल फ्रॉम वेयर। तो इसमें देखो बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर यहां थी, नेक्स्ट में देखिए बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये इसको रिपीट किया है। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहां है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, और वो किसके लिए पुकार रहा है? एड के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए। और कवि कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वो किसके लिए चिल्ला रहा है? हेल्प के लिए, एड के लिए, सहायता के लिए वो पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, उसकी चिल्लाहट से, उसकी उस क्राई से जो आसपास का फ्राइटन एयर, एयर का अर्थ हवा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, पूरे वातावरण को उसने क्या? भयभीत बना दिया है। क्योंकि जैसे ही चिल्ला रहा है तो आसपास के दूसरे प्राणी हैं वो भी डर गए हैं, और डरावना वातावरण हो गया है क्योंकि वो मुसीबत में है। कई बार हम देखते हैं, सामान्य सी चर्चा लें हम, जैसे कुत्ते झगड़ रहे हैं तो एक कुत्ता एक मान लीजिए उसे अटैक कर देता है, तो फिर वो जोर से चिल्लाता है तो आदमी भी दौड़ के जाते हैं, वो डरावना टाइप हो जाता है तो वो दौड़ के जाते हैं, उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, होता है ना। तो बस वही आसपास का वातावरण एक बार चिल्लाहट से भयभीत हो गया। और ऐसे इंसान हो तो भी यही स्थिति हो जाती है, वो यदि चिल्लाए तो हम हेल्प के लिए भागते हैं। तो यहाँ पे खरगोश है, उसने भी आसपास के पूरे वातावरण को भयभीत बना दिया है उस डर से। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, हर कोई आसपास में, हर कोई दूसरे प्राणी जो भी आसपास में रह रहा है सब भयभीत हो गए हैं, सब ही फियरफुल हो गए हैं, एफ्रेड हो गए हैं, डर से कांपने लगे हैं। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, आसपास का पूरा वातावरण जो है उसको उसने क्या कर दिया है? बहुत ही डरावना बना दिया है। चारों तरफ वहां पर डर छा गया है, भय का वातावरण हो गया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उस डर से उसका जो चेहरा है वो कैसा हो गया है? छोटा सा, बहुत ही छोटा, सिकुड़ गया है उसका चेहरा। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस और ट्विस्टिंग विथ पेन, कहने का अर्थ डर से, भय से और दर्द से सिकुड़ गया है, छोटा चेहरा। हालांकि खरगोश का मुंह छोटा ही होता है और उसमें भी कितनी कल्पनाशीलता की, रिंकलिंग अप, अब सिकुड़ जाना। अब जनरली हम देखते हैं तो खरगोश के चेहरे पे आप रिंकल्स, झुर्रियाँ जो होती है वो हमारे को पता नहीं चलता क्योंकि बाल वगैरह इस प्रकार आए हुए होते, लेकिन उसने इंसान के जीवन से तुलना, एक प्रकार से कल्पनाशीलता, इमेजिनिंग आदि करते हुए इसने बहुत बढ़िया तरीके से कवि ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें, रिंकल्स आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से उस खरगोश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गई है। वो चिंतित है। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, वो छोटा सा चेहरा काफ़ी सिकुड़ गया है इस प्रकार से। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो दोबारा, और क्योंकि बार बार चिल्ला रहा है, और जब बार बार चिल्ला रहा है तो कवि उसकी हेल्प करना चाहता है। द पोइट वॉन्टेड टू हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प करना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जनरली प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो उसमें ही वॉन्ट्स, जैसे यहाँ एज ही क्राइज, तो द पोइट वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, तो कवि हेल्प करना चाहता है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो चिल्लाता है किसके लिए? फॉर एड, हेल्प के लिए। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन कवि कह रहा है कि आई एम अनेबल टू लोकेट हिम, आई एम अनेबल टू लोकेट हिम, मैं उसकी स्थिति कहाँ पर है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, पता लगाने में असमर्थ हूँ, बता नहीं सकता कि वो किस स्थान पर है। तो इसलिए कवि को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हेल्प तो करना चाहता है लेकिन समस्या ये आ रही है। नेक्स्ट में देखिए, एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, इससे पहले जो था उसमें देखिए वापस यहाँ पे जैसे एफ्रेड, तो यहाँ एड, यहाँ फेस
तो यहाँ प्लेस, इस प्रकार से ये आपस में एक प्रकार से लाइन मिलती हुई, लास्ट में जो टेट्रामीटर की बात की गई है, इससे पहले वाले में भी यही है। आप देखेंगे तो यहाँ वेयर, यहाँ एआर, यहाँ एड, यहाँ एफ्रेड, इस प्रकार से मिलता हुआ बढ़ते हैं हम। लास्ट में ये हुआ नहीं है, उसमें जैसा बताया जैसे यहाँ प्लेस या वन या स्नेयर या वेयर है, लेकिन इसमें ये थोड़ा नहीं हो रहा है इसलिए। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, कवि कह रहा है कि आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उसको ढूंढ तो रहा हूँ, अनेबल टू लोकेट हिम, लेकिन अनेबल टू कैनॉट फाइंड हिम, पता नहीं लगा पा रहा हूँ। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता लगाने में असमर्थ हूँ कि वो किस स्थान पर, प्लेस यानी स्थान, किस स्थान पर है, कहाँ पर है। वेयर इज पा इज इन द स्नेक, जहाँ पर उसका पंजा फंसा हुआ है, उस जाल में फंसा हुआ है, फंस जाने के कारण वो क्राई, चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग फॉर एड, किसके लिए, हेल्प के लिए। वेयर हिज पा, जहाँ उसका पंजा, इज इन द स्नेयर, जहाँ पर उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। कवि यहाँ कल्पना कर रहा है, देखिए कि जिस प्रकार से मनुष्य का जो बच्चा होता है उस प्रकार से, किस प्रकार से उसके चेहरे को लेकर के लिटिल वन, ओ लिटिल वन, हे छोटे से प्राणी, हे छोटे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि मैं आपकी तलाश, मैं आपको फाइंड आउट करने का, लुकिंग फॉर, तलाश करना, फाइंड आउट करने का, सर्चिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ, बट अनेबल टू फाइंड, अनेबल टू लोकेट, कि वो कहाँ पर है इसका पता लगाने में असमर्थ है। हालांकि उसने कहा है कि मैंने चारों ओर, एवरीवेयर, चारों ओर तलाश कर ली मैंने, सब जगह ढूंढा लेकिन मिला नहीं, ये कहना चाहता है। तो तलाश तो उसने सब जगह कर ली लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर उसने, कवि ने एक प्रकार से सेंसिटिविटी, सिंपैथी जो बोलते हैं, संवेदनशीलता, सहानुभूति टुवर्ड्स द एनिमल्स, यानी कवि ने क्या किया है, संवेदनशीलता, सहानुभूति टुवर्ड्स द एनिमल, जानवरों के प्रति उसने अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदनशीलता दर्शाई है इस पोएम के माध्यम से, और मैसेज दिया है कि वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, कि हमें जंगली जीवन जो भी है उसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से और हेल्प करने की बात कही है इस कविता के माध्यम से। दोबारा एक प्रकार से आप इसको वापस देख लें कि किस प्रकार से, सबसे पहले देखिए किसके बारे में है, और पोइट जो है उसको लेकर के, तो पोइट तो जेम्स स्टीफन्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। डबलिन की स्लम्स, गंदी बस्ती, कहने का झुग्गी झोपड़ी में जन्मे वो, और पहले स्टेनोग्राफर थे, उसके बाद में उन्होंने असिस्टेंट क्यूरेटर का काम किया। लीजेंड्स, लिटरेचर और कल्चर पर उन्होंने काफ़ी लिखा, गैलिक आर्ट आदि में। फिर नेक्स्ट में अबाउट द जो पोएम है, तो पोएम में हमने पढ़ा कि इसमें उन्होंने काफ़ी इमेजिन, कल्पना की है, किसको, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखा है टुवर्ड्स एनिमल्स, जानवरों के प्रति उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मैसेज दिया है, और किस प्रकार से स्टिंजा है उसको लेकर के हमने पढ़ा। फिर है पोयम, कवि कहता है कि मैं अचानक ही दर्द से कराने की आवाज़ सुनता हूँ, और वो आवाज़ किसकी है, रैबिट की है, जो कि कहाँ पर है, एक स्नेयर में, नेट में, जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मैं वापस आवाज़ सुनता हूँ, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, और जो खरगोश है वो चिल्ला रहा है, किसके लिए, फॉर एड, हेल्प के लिए, सहायता के लिए। ही वॉन्ट्स हेल्प फ्रॉम एनीवन, कोई भी आ जाए उसकी हेल्प कर दे, छुड़ा दे उसको। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, और जब उसकी आवाज़ जोर से आ रही है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डरावना हो गया है, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, वातावरण है, काफ़ी मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर कोई भयभीत हो गया है, चाहे वो दूसरे प्राणी हों वो भयभीत हो गए हैं, आसपास में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो भी भयभीत हो गए हैं उस रैबिट की उस क्राई से, चिल्लाहट से,
मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, और इस कारण से चारों तरफ वातावरण काफ़ी है वो डरावना हो गया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उस डरावने वातावरण के कारण खरगोश का जो चेहरा है, मुंह है, काफ़ी सिकुड़ गया है, बहुत ही छोटा हो गया है, चिंताग्रस्त हो गया है वो इस कारण से। इसलिए रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा झुर्रियायुक्त, तनावग्रस्त, ट्विस्टेड इन पेन, ट्विस्टेड विथ पेन, दर्द से काफ़ी सिकुड़ गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वापस वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, और कवि कहता है कि मैं उसके स्थान को लोकेट करने में, पता लगाने में कि वो कहाँ है, अनेबल हूँ, पता लगाने में असमर्थ है। इसलिए वो कह रहा है कि पता नहीं चला कि है कहाँ। फिर एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, वो कहता है कि मैं पता नहीं लगा सकता कि कहाँ पर है वो खरगोश, इसको लेकर के। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, जहाँ पर उसका जो पंजा है वो जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, हे छोटे से प्राणी, हे छोटे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हारी तलाश सब जगह कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि तुम हो कहाँ। ये इस प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से कवि ने मैसेज दिया है। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि जो जंगली जानवर है उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति हमें सेंसिटिविटी, सिंपैथी जानवरों के प्रति रखी जाए, दया भावना दिखाई जाए, उनके प्रति दया रखें हम। ये मैसेज दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप भी है वो हम देखते हैं, जैसे जो विशेषकर जब जांबाजी ने मैसेज दिया था तो उन्होंने न केवल वृक्षारोपण का, बल्कि जो हिरण वगैरह है, आज भी आप देखते हैं कि उनके घरों में जो विश्नोई संप्रदाय है, उनके घरों में वो हिरण वगैरह को अपने हाथ से दाना वगैरह खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं बिल्कुल ही। तो अटैचमेंट क्यों है, उसका कारण क्या है? सेंसिटिविटी, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, सिंपैथी, सब कुछ है, तभी वो जानवर, नहीं तो डर से आपके पास में जानवर नहीं आएगा। मोर आपके पास नहीं आएगा, खरगोश आपके पास नहीं आएगा, दूसरे जानवर, जब तक उसको ये लगेगा कि ये सुरक्षा की भावना नहीं उसके मन में होगी, तब वो हमारे पास नहीं आएगा। तो कभी भी यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये हमारी जो कविता है द स्नेयर, इसमें हमने इंट्रोडक्शन से लेकर के रीड आउट भी किया, इसके वर्ड्स जो भी थे उसकी मीनिंग और एक्सप्लेन कर दिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। और पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसमें से कोई भी प्रश्न बने आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज हम इसमें जो भी हमारे वर्ड्स हैं उसको लेकर के बात करते हैं, वो आपको मैं लिखा देता हूँ। देखिए, एक तो पीजेंट, शेयर क्रॉपर्स, इसके आप अर्थ लिखेंगे। पीजेंट का क्या अर्थ होता है, शेयर क्रॉपर का क्या अर्थ होता है, इसको आप लिखेंगे। दूसरा, एक तो लिखेंगे आप सिंचाई और बंटवारा, ये जो वर्ड्स है इनका आप इंग्लिश में लिखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नोत्तर लेकर के। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।